पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के दक्षिण पूर्व में ऊंची नीची पहाड़ियों में काहूटा नामक एक शहर है। कई सालों तक यह एक साधारण जगह थी जिसे ज्यादातर वहां रहने वाले लोग ही जानते थे, लेकिन इस शांति के पीछे वैश्विक महत्व का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आकार ले रहा था। 1970 के दशक के मध्य में स्थापित काहूटा रिसर्च लैबोरेटरीज पाकिस्तान के सबसे महत्वाकांक्षी और गोपनीय कार्य का दिल बन गई। यह वह जगह थी जहां वैज्ञानिक और इंजीनियर अथक प्रयास कर रहे थे, दुनिया की नजरों से छिपे हुए ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए जो पाकिस्तान को परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के विशिष्ट क्लब में प्रवेश दिलाएगी। काहूटा का नाम जल्द ही वॉशिंगटन से मॉस्को तक, लंदन से नई दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में फुसफुसाया जाएगा, जो गोपनीयता, अवज्ञा और वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नाटकीय चेंज डाउ का पर्याय बन जाएगा। काहूटा के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसने एक राष्ट्र की दृढ़ता से उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश को दर्शाया जिसे वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का अंतिम गारंटर मानता था। पाकिस्तान के लिए एक देश जो एक हिंसक विभाजन की अग्नि परीक्षा में गढ़ा गया था और अपने बहुत बड़े पड़ोसी भारत के साथ एक लगातार अस्तित्वगत प्रतिद्वंद्विता में फंसा हुआ था। परमाणु बम केवल एक हथियार नहीं था, यह एक बराबरी करने वाला एक निवारक था जिसने भविष्य के पारंपरिक युद्धों को रोकने और विश्व मंच पर अपनी जगह सुरक्षित करने का वादा किया था। यह सुविधा केवल इमारतों और सेंट्रीफ्यूज का एक संग्रह नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय सपने का भौतिक अवतार था, वैज्ञानिक कौशल का प्रतीक और एक ऐसी विश्व व्यवस्था के खिलाफ एक अवज्ञापूर्ण रुख था जो ऐसी पावरशाली तकनीक के प्रसार को सीमित करना चाहती थी। इसलिए इसकी सफलता के लिए इसके चारों ओर गोपनीयता सर्वोपरि थी। हालांकि यह गोपनीयता ही थी जिसने काहूटा को गहन अंतर्राष्ट्रीय जिज्ञासा और चिंता का केंद्र बिंदु बना दिया। दुनिया की प्रमुख खुफिया एजेंसियों, जिनमें अमेरिकी CIA, फ्रांसीसी DJC और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग शामिल थी, को एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया था। सुविधा के चारों ओर गोपनीयता के पर्दे को भेदना। उन्हें ठीक ठीक जानना था कि उन पहरेदार दीवारों के अंदर क्या हो रहा था। क्या पाकिस्तानी सचमुच बम बना रहे थे? वे कितने आगे थे? वे किस तरह की तकनीक का उपयोग कर रहे थे? इन सवालों का जवाब देना पश्चिमी और रीजनीय पावरियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बन गया, जिससे दशकों तक ऑनगोइंग वाला उच्च दांव वाला खुफिया खेल शुरू हुआ, जो छाया में खेला गया बुद्धिमत्ता, तकनीक और मानवीय साहस का एक मुकाबला था। काहूटा के रहस्यों को उजागर करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की कहानी जासूसी और प्रतिजासूसी की एक जटिल गाथा है। यह अंतरिक्ष से क्षणिक छवियों को पकाड़ने की कोशिश कर रहे जासूसी उपग्रहों की एक कहानी है, जमीन पर मौजूद एजेंटों की जो जानकारी के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और पाकिस्तान पर अपने परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए दबाव डालने के लिए डिजाइन किए गए विस्तृत राजनयिक युद्धाभ्यासों की। यह गुप्त युद्ध परिष्कृत उपकरणों और पुराने जमाने की जासूसी कला से लड़ा गया था, जिसमें दुनिया की सबसे उन्नत खुफिया सेवाएं एक दृढ़ और साधन संपन्न पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र के खिलाफ थीं। ऑपरेशन काहूटा नाम इस व्यापक बहुराष्ट्रीय खुफिया प्रयास का प्रतिनिधित्व करने लगा। पाकिस्तान की पहाड़ियों में गहरे छिपे सत्यों को उजागर करने के लिए एक मूक युद्ध। पाकिस्तान का परमाणु क्षमता की ओर का सफर किसी शून्य से पैदा नहीं हुआ था। यह संघर्ष और गहरी राष्ट्रीय असुरक्षा की आग में गढ़ा गया था। कहानी देश के दर्दनाक इतिहास से शुरू होती है, खासकर भारत के साथ हुए युद्धों से। 1971 के युद्ध में निर्णायक हार, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान का नुकसान हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, एक गहरा राष्ट्रीय आघात था। इस घटना ने पाकिस्तान के राजपॉलिटिक और सैन्य लीडरशिप को विश्वास दिलाया कि वे भारत की पारंपरिक सैन्य शक्ति का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। एक नई रणनीति की एसेंशियलता थी। भेद्यता के इसी माहौल में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी कि उनके लोग घास या पत्ते खाएंगे, भले ही भूखे रहेंगे, लेकिन वे अपने राष्ट्र के सर्वाइवल को सुनिश्चित करने और भविष्य के आक्रमण को रोकने के लिए एक परमाणु बम प्राप्त करेंगे। उस समय के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण ने पाकिस्तान के डिटर्मिनेशन को और बढ़ावा दिया। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था, जिसने क्षेत्र और दुनिया भर में सदमे की लहर भेज दी। पाकिस्तान के लिए यह एक भयानक विकास था।
इसने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की और परमाणु प्रश्न को एक सैद्धांतिक संभावना से एक तत्काल इसेंशियलता में बदल दिया। भारतीय परीक्षण को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए एक सीधा खतरा माना गया। दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था और इस्लामाबाद को लगा कि उसके पास उसी तरह प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। परमाणु निवारक की खोज पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गई, जिसे अटूट डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ाया गया। इस महत्वाकांक्षा को एक प्रमुख व्यक्ति डॉ अब्दुल कादिर खान के आगमन से अत्यधिक बढ़ावा मिला। एक पाकिस्तानी धातुकर्मी जो नीदरलैंड में एक यूरेनियम संवर्धन सुविधा में काम कर रहे थे, खान 1976 में अपनी मातृभूमि लौट आए। वह अपने साथ न केवल अमूल्य विशेषज्ञता लाए, बल्कि कथित तौर पर वर्गीकृत सेंट्रीफ्यूज डिजाइन और आवश्यक घटकों के लिए अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची भी लाए। उनके लीडरशिप में कहूटा सुविधा की स्थापना की गई और गुप्त कार्यक्रम, जिसे पहले संघर्ष करना पड़ा था, ने अविश्वसनीय गति प्राप्त की। डॉ खान एक राष्ट्रीय नायक बन गए, जिन्हें पाकिस्तान के बम का जनक माना जाता था, वह व्यक्ति जिसने अंतिम सुरक्षा गारंटी दी। उनके नेटवर्क और ज्ञान ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और नियंत्रणों को दारकिनार करने की अनुमति दी, जिससे अपने परमाणु बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक गुप्त वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण हुआ। कहूटा में कार्यक्रम को अधिकतम गोपनीयता के लिए शुरू से ही डिजाइन किया गया था। यह राज्य की एक परियोजना थी जिसे सेना और खुफिया सेवाओं के उच्चतम स्तरों, विशेष रूप से पावरशाली इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा संरक्षित किया गया था। पूरा ऑपरेशन खंडित था, जिसका अर्थ था कि बहुत कम व्यक्ति परियोजना के पूर्ण दायरे को जानते थे। वे नॉलेजिकों और श्रमिकों की जांच की गई, निगरानी की गई और उन्हें अलग थलग रखा गया। कहूटा स्थल के आसपास भौतिक सुरक्षा बहुत अधिक थी, जिसमें बाढ़, सैन्य गश्ती दल और विमान भेदी रक्षा की कई परतें थीं। यह तीव्र गोपनीयता केवल प्रौद्योगिकी की रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि कार्यक्रम को विदेशी खुफिया एजेंसियों की ताकझांक से बचाने के लिए भी थी, जो पाकिस्तान जानता था कि बढ़ती चिंता के साथ उसकी हर चाल पर नजर रख रही होंगी। जैसे जैसे 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम तेज हुआ, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में गहरी चिंता बढ़ने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने खुद को परमाणु अप्रसार के खिलाफ वैश्विक संरक्षक के रूप में स्थापित किया था, विशेष रूप से चिंतित था। परमाणु क्लब में किसी और देश के शामिल होने की संभावना परेशान करने वाली थी, लेकिन उस देश का पाकिस्तान होना, एक ऐसा देश जो अस्थिर क्षेत्र में स्थित है, जिसका राजपॉलिटिक अस्थिरता और सैन्य तख्तापलट का इतिहास रहा है, विशेष रूप से कंसर्नजनक था। अमेरिकी नीति निर्माताओं को डर था कि पाकिस्तानी बम दक्षिण एशिया में एक खतरनाक परमाणु हथियार दौड़ को ट्रिगर करेगा, जिससे दो ऐतिहासिक विरोधियों भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु आदान प्रदान का खतरा नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा। इस चिंता ने पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाओं के पैमाने की निगरानी और समझने के लिए शुरुआती खुफिया प्रयासों को प्रेरित किया। यह चिंता संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित नहीं थी। यूरोपीय देशों, विशेष रूप से फ्रांस और नीदरलैंड को प्रत्यक्ष जिम्मेदारी और बेचैनी महसूस हुई। यह एक डच यूरेनियम संवर्धन संयंत्र से था कि डॉन एक्यू खान ने अपने सेंट्रीफ्यूज कार्यक्रम के लिए मूलभूत ज्ञान प्राप्त किया था। फ्रांस ने शुरू में पाकिस्तान को एक परमाणु पुनर्संसाधन संयंत्र बेचने पर सहमति व्यक्त की थी, एक सौदा जिसे उसने बाद में तीव्र अमेरिकी दबाव में रद्द कर दिया था। इन देशों को पता था कि यूरोपीय प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का उपयोग अक्सर अवैध खरीद नेटवर्क के माध्यम से काहुटा में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जा रहा था। उन्हें डर था कि उन्होंने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो तकनीक विकसित की थी, उसे हथियार बनाया जा रहा था, और उन्होंने पाकिस्तान को संवेदनशील सामग्री और उपकरणों के प्रवाह को ट्रैक करने और रोकने में मदद करने का दायित्व महसूस किया। भारत ने निश्चित रूप से काहुटा में हो रहे इवेंट क्रमों को सबसे तात्कालिक और तीव्र चिंता के साथ देखा। भारतीय खुफिया और सैन्य योजनाकारों के लिए एक परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान ने रीजनीय सुरक्षा परिदृश्य में एक मौलिक चेंजडाव का प्रतिनिधित्व किया। यह भारत की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता को बेअसर कर देगा
वही लाभ जिसने पिछले कॉन्फ्लिक्टों में जीत सुनिश्चित की थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी को इसलिए अपने सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक सौंपा गया था। काहुटा कार्यक्रम के बारे में वह सब कुछ पता लगाना जो वह कर सकती थी। नई दिल्ली में सुविधा पर पूर्व खाली सैन्य हमले की संभावना पर खुले तौर पर बहस हुई, जिससे सटीक और समय पर खुफिया जानकारी सर्वोच्च राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गई। खतरा अब सैद्धांतिक नहीं था, यह सीमा पार ठोस रूप ले रहा था। इस बढ़ती वैश्विक चिंता ने पाकिस्तान की प्रगति को रोकने के उद्देश्य से एक बहुआयामी रणनीति का रूप ले लिया। एक मोर्चे पर राजनयिकों ने दबाव डाला, प्रतिबंध लगाए और आर्थिक और सैन्य सहायता में कटौती की धमकी दी। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रेसलर संशोधन पारित किया, जिसने अमेरिकी सहायता को एक राष्ट्रपति प्रूफन से जोड़ा कि पाकिस्तान के पास परमाणु विस्फोटक उपकरण नहीं था। दूसरे छिपे हुए मोर्चे पर खुफिया एजेंसियों ने अपने संचालन को तेज कर दिया। ऑपरेशन काहुटा एक अकेला समन्वित मिशन नहीं था, बल्कि विभिन्न देशों के अलग अलग, कभी-कभी प्रतिस्पर्धी प्रयासों का एक संग्रह था। उनका साझा लक्ष्य गोपनीयता के उस कवच को भेदना था जिसे पाकिस्तान ने अपनी सबसे कीमती और खतरनाक परियोजना के चारों ओर इतनी सावधानी से बनाया था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज, खासकर CIA के लिए पहला हमला सेफ डिस्टेंस से टेक्निकल सर्विलांस था। इसका मतलब था उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी स्पाई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना। अपनी ओन ऑर्बिट्स से धरती के बहुत ऊपर ये पावरफुल आंखें काहुटा की पहाड़ियों के ऊपर से गुजरने के लिए डायरेक्ट की गई थीं और नीचे की साइट की हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ले रही थीं। उसके बाद एनालिस्ट्स इन इमेजेस को बड़े ध्यान से स्टडी करते थे, क्लूज ढूंढते हुए। वे नए कंस्ट्रक्शन, वेंटिलेशन सिस्टम्स, पावर लाइंस और सिक्योरिटी पेरीमीटर्स की तलाश करते थे। गोल था फैसिलिटी का मैप बनाना और उसके डिजाइन से उसका पर्पस समझना। उदाहरण के लिए कुछ बिल्डिंग्स का स्पेसिफिक लेआउट यह बता सकता था कि उन्हें गैस सेंट्रीफ्यूजीज के लंबे कास्केट्स रखने के लिए डिजाइन किया गया था, वही मशीनें जिनकी एक बॉम्ब के लिए यूरेनियम को एनरिच करने के लिए जरूरत होती है। इस सैटेलाइट इमेजरी ने काहुटा में क्या हो रहा था, इसका पहला कंक्रीट, हालांकि इनडायरेक्ट एविडेंस दिया। इसने इंटेलिजेंस एजेंसीज को समय के साथ फैसिलिटी के एक्सपेंशन को ट्रैक करने की परमिशन दी, ये कंफर्म करते हुए कि ये एक छोटा रिसर्च सेंटर नहीं बल्कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल स्केल प्रोजेक्ट था। एनालिस्ट्स बड़े सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स की डिलीवरी ऑब्जर्व कर सकते थे। उन्हें एनरिचमेंट प्रोसेस के कंपोनेंट्स होने का शक था। वे भारी भरकम रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर कर सकते थे, जो मटेरियल स्टोरेज या टेस्टिंग के लिए हो सकते थे। हालांकि ये इमेजेस बिल्डिंग्स के अंदर क्या हो रहा था ये नहीं बता सकती थी, लेकिन उन्होंने एक सम्मोहक और बहुत कंसर्नजनक तस्वीर पेश की। स्पेस से मिले फिजिकल एविडेंस ने बाकी सोर्सेज से आने वाली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की मजबूती से पुष्टि की। फोटोग्राफी के अलावा टेक्निकल इंटेलिजेंस के दूसरे फॉर्म्स भी डिप्लॉय किए गए थे। सिग्नल्स इंटेलिजेंस या सिगिंट में काहुटा एरिया से आने जाने वाले कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करने के लिए लिसनिंग पोस्ट्स और स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना शामिल था। जासूसों को उम्मीद थी कि वे फोन कॉल्स, रेडियो मैसेजेस या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कैप्चर कर सकते हैं जिनमें रिवीलिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है। वे कीवर्ड्स, साइंटिस्ट्स के नाम या टेक्निकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन सुनते थे जो प्रोग्राम की प्रोग्रेस और चैलेंजेस के बारे में जानकारी दे सकते थे। यह अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज इस खतरे से अच्छी तरह वाकिफ थीं और उन्होंने सख्त कम्युनिकेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू किए थे। हालांकि एक सिंगल अनगार्डेड बातचीत भी पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा दे सकती थी। एक और सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल मेथड में एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट करना शामिल था। ऐसा माना जाता था कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस से एटमॉस्फेयर या वाटर सप्लाई में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या स्पेसिफिक गैसेस निकल सकती है। यूएस और दूसरी अलाइड इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कथित तौर पर पाकिस्तान की वॉरफेयर्स के पास U-2 जैसे हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट उड़ाए ताकि एयर सैंपल्स कलेक्ट किए जा सकें। इन सैंपल्स को फिर एक लेबोरेटरी में हेक्साफ्लोराइड गैस या एनरिच्ड यूरेनियम आइसोटॉप्स के ट्रेसेस के लिए एनालाइज किया जाता था। एक पॉजिटिव फाइंडिंग स्मोकिंग गन होती, यह निश्चित प्रमाण होता कि यूरेनियम एनरिचमेंट चल रहा था।
ये टेक्निकल मेथड्स कर्मियों के लिए सेफ और लो रिस्क थे, लेकिन उन्होंने एक इनकम्प्लीट पिक्चर दी, जिससे जासूस हमेशा सोचते रहते थे कि वे दूर से क्या नहीं देख या सुन पा रहे थे। सैटेलाइट्स और लिसनिंग पोस्ट्स जरूरी थे, पर वे कभी पूरी कहानी नहीं बता पाते थे। यह जानने के लिए कि काहुटा के अंदर क्या हो रहा था, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंसानी सोर्स की जरूरत थी। यहीं पर ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमनिटी का खतरनाक और मुश्किल काम शुरू हुआ। मकसद था जमीन पर जासूसों को रिक्रूट करना, ऐसे लोग जिनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीधी या परोक्ष पहुंच हो। ये साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या फैसिलिटी में काम करने वाले मिलिट्री गार्ड भी हो सकते थे। ये वे लोग थे जो ऐसी जमीनी हकीकत बता सकते थे जो टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती थी, जैसे सेंट्रीफ्यूजीज के खास डिजाइन के बारे में डिटेल, यूरेनियम एनरिचमेंट की दर, अंदरूनी तकनीकी समस्याएं और एक हथियार बनाने की आखिरी समय सीमा। ऐसे सोर्स को रिक्रूट करना जासूस और एजेंट हैंडलर दोनों के लिए बेहद खतरनाक काम था। CIA, DGSE और RNAW सभी ने इस प्रोग्राम में घुसने की कोशिश की। उनके अधिकारी, जो अक्सर इस्लामाबाद में अपने दूतावासों में डिप्लोमेटिक कवर के तहत काम करते थे, संभावित रिक्रूट्स की पहचान करने की कोशिश करते थे। वे ऐसे लोगों की तलाश करते थे जो असंतुष्ट हों, प्रोग्राम के वैचारिक रूप से खिलाफ हों, पैसे की जरूरत हो या ब्लैकमेल के शिकार हो सकते हों। यह प्रक्रिया धीमी और व्यवस्थित थी। इसमें रिश्ते बनाना, कमजोरियों का आकलन करना और फिर सावधानी से सही समय पर संपर्क करना शामिल था। असफलता का खतरा बहुत ज्यादा था। एक गलत अनुमान से एजेंट की गिरफ्तारी, जेल या फांसी तक हो सकती थी और विदेशी इंटेलिजेंस अधिकारी को देश से निकाला जा सकता था। इस ह्यूमन इंटेलिजेंस कोशिश का एक सबसे मशहूर, हालांकि बहस वाला उदाहरण फ्रेंच से जुड़ा है। 1970 के दशक के आखिर में पाकिस्तान में फ्रेंच एम्बेसडर और उनके फर्स्ट सेक्रेटरी को कथित तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंटों ने पकड़ लिया और पीटा जब वे काहुटा साइट के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। वे कथित तौर पर फैसिलिटी की पिक्चरें लेने या शायद किसी सोर्स से मिलने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना से, जिससे फ्रांस और पाकिस्तान के बीच बड़ा डिप्लोमेटिक विवाद हुआ, जमीनी ऑपरेशंस में शामिल अत्यधिक रिस्कों को उजागर किया। इसने अन्य विदेशी इंटेलिजेंस सेवाओं के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में भी काम किया। पाकिस्तान की काउंटर इंटेलिजेंस, जिसका लीडरशिप जबरदस्त ISI करती थी, बहुत प्रभावी और देश के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की रक्षा करने में पूरी तरह से क्रूर थी। भारत की RNAW ने भी ह्यूमन इंटेलिजेंस पर बहुत ध्यान दिया, सांस्कृतिक और भाषाई समानताओं का लाभ उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के वैनोलॉजिक समुदाय और सेना के भीतर एजेंटों को भर्ती करने का प्रयास किया। ऐसी लगातार, हालांकि ज्यादातर अपुष्ट, खबरें हैं कि RNAW ने ऐसे सोर्स तैयार किए जिन्होंने प्रोग्राम की प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल प्रदान की। इन एजेंटों ने कथित तौर पर यूरोप से सामग्री की खरीद और सेंट्रीफ्यूजीज की ऑपरेशनल स्थिति के बारे में जानकारी दी। हालांकि ये सफलताएं अक्सर कम समय तक ही ऑनगोइंग थीं। ISI लगातार एक काउंटर एस्पियोनेज अभियान में लगी हुई थी, मोल्स और विदेशी एजेंटों की तलाश कर रही थी। कई संदिग्ध जासूस पकड़े गए और जानकारी का प्रवाह अचानक रुक जाता था, जिससे विदेशी एजेंसियों को फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। पाकिस्तान को इस बात का पूरा अंदाजा था कि उसका परमाणु कार्यक्रम दुनिया की खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ा निशाना था। शुरुआत से ही एक सोफिस्टिकेटेड और मल्टी लेयर्ड खुफिया विरोधी रणनीति को इस प्रोजेक्ट के ताने बाने में बुना गया था। इस कोशिश की अगुवाई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI ने की थी, जिसे देश के रहस्यों की हिफाजत करने के लिए व्यापक पावरें दी गई थीं। ISI के दो मुख्य मिशन थे: विदेशी जासूसों को जानकारी इकट्ठा करने से रोकना और उन्हें झूठी जानकारी देकर गुमराह करना। धोखे की यह रणनीति काहुटा सुविधा के चारों ओर मौजूद भौतिक सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण थी। पाकिस्तान सिर्फ एक बम नहीं बना रहा था, वह उसके चारों ओर गोपनीयता और गलत सूचना का एक किला बना रहा था। ISI की मुख्य रण पॉलिसियों में से एक आक्रामक घरेलू निगरानी थी। परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हर व्यक्ति को सबसे सीनियर वैनोलॉजिकों जैसे डॉट AQ खान से लेकर कंस्ट्रक्शन वर्करों और ट्रक ड्राइवरों तक लगातार निगरानी में रखा गया था। उनके फोन टैप किए जाते थे, उनकी मेल पढ़ी जाती थी और उनकी पेस विधियों पर नजर रखी जाती थी।
इस गहन आंतरिक सुरक्षा को किसी भी असामान्य व्यवहार या विदेशियों के साथ अनाधिकृत संपर्क का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो सुरक्षा उल्लंघन का संकेत दे सकता था। आईएसआई ने डर और शक का एक ऐसा माहौल बनाया जहां जानकारी लीक करने की सजा बहुत गंभीर मानी जाती थी। इससे विदेशी खुफिया एजेंटों के लिए कार्यक्रम तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति से संपर्क करना और तो और उसे भर्ती करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। बचाव के अलावा आईएसआई ने धोखे में एक सक्रिय भूमिका निभाई। वे समझते थे कि विदेशी एजेंसियां सैटेलाइट इमेज पर निर्भर थीं, इसलिए उन्होंने कैमोफ्लेज और छिपाने की तकनीकों का इस्तेमाल किया। वे ऐसी संरचनाएं बनाते थे जो एक चीज जैसी दिखती थीं, जबकि उनका उद्देश्य कुछ और होता था। वे रात में या घने बादलों के दौरान निर्माण और डिलीवरी का समय तय करते थे ताकि सैटेलाइट से बच सकें। इसके अलावा वे गलत जानकारी फैलाने में माहिर थे। आईएसआई जानबूझकर डबल एजेंटों या असुरक्षित चैनलों के जरिए झूठी या भ्रामक खुफिया जानकारी लीक करता था। लक्ष्य विदेशी विश्लेषकों को मिलने वाली जानकारी पर संदेह करवाना, उनकी समय सीमा को भ्रमित करना और उन्हें झूठे सुरागों का पीछा करने में संसाधन बर्बाद करवाना था। इससे शीशों के हॉल जैसा प्रभाव पैदा हुआ, जहां सच और झूठ को अलग करना एक बहुत बड़ा काम बन गया। आईएसआई पाकिस्तान में काम कर रहे विदेशी खुफिया अधिकारियों की निगरानी और उन्हें बेअसर करने में भी असाधारण रूप से प्रभावी था। पश्चिमी देशों और भारत के राजनयिकों, पत्रकारों और व्यापारियों को कड़ी निगरानी में रखा गया था। आईएसआई की खुफिया विरोधी शाखा राजनयिक कवर के तहत काम कर रहे खुफिया अधिकारियों की पहचान करने में माहिर थी। फ्रांसीसी राजनयिकों के साथ पहले बताई गई घटना आईएसआई के तरीकों का एक क्लासिक उदाहरण थी। उन्होंने सिर्फ जासूसों को चुपचाप निष्कासित नहीं किया, उन्होंने एक सार्वजनिक और हिंसक घटना को अंजाम दिया ताकि अन्य सभी विदेशी खुफिया सेवाओं को एक स्पष्ट और फिराने वाला संदेश दिया जा सके। संदेश सादा था, हम आप पर नजर रख रहे हैं और अगर आप हमारे रहस्यों के बहुत करीब आए तो गंभीर परिणाम होंगे। इस आक्रामक रवैये ने पाकिस्तान को जासूसों के लिए एक बेहद मुश्किल ऑपरेटिंग वातावरण बना दिया। कहूटा जैसे सबसे जरूरी टारगेट के खिलाफ जासूसी की दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसियों को कभी कभी बहुत खतरनाक ऑपरेशन करने पड़ते थे। सबसे हिम्मत वाले प्लान्स में से एक कथित तौर पर भारत ने इजराइल के कुछ सपोर्ट के साथ सोचा था। 1980 के दशक की शुरुआत में जैसे जैसे पाकिस्तान की तरक्की के सबूत बढ़ते गए, नई दिल्ली में मिलिट्री प्लानर्स ने कहूटा फैसिलिटी को खत्म करने के लिए पहले से हवाई हमला करने की पॉसिबिलिटी पर सीरियसली बात की। इस प्लान को इजराइल के सफल 1981 के हवाई हमले से इंस्पिरेशन मिली थी, जिसका कोड नेम ऑपरेशन ओपेरा था, जिसने इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर को खत्म कर दिया था। भारतीय मिलिट्री जेट्स को पाकिस्तानी एयरस्पेस में बहुत अंदर तक उड़ना पड़ता, फैसिलिटी पर बम गिराना पड़ता और वापस आना पड़ता, ये सब पाकिस्तान के इफेक्टिव जवाब देने से पहले। हालांकि यह प्लान बहुत जोखिम भरा था और आखिर में इसे छोड़ दिया गया। पहला, इंटेलिजेंस अधूरी थी। जबकि रॉ और उसके पार्टनर्स को फैसिलिटी की लोकेशन और मकसद का एक जनरल आइडिया था, उनके पास पूरी तरह से खत्म करने के लिए जरूरी सटीक ब्लूप्रिंट्स नहीं थे। एक नाकाम हमला जो प्रोग्राम के कोर को बरकरार रखता एक डिजास्टर होता, जिससे पाकिस्तान के वेपनाइजेशन एफर्ट्स और तेज हो सकते थे। दूसरा, पॉलिटिकल नतीजा बहुत बुरा होता। पाकिस्तान पर बिना उकसावे के हमला होने से दोनों न्यूक्लियर कैपेबल राइवल्स के बीच पूरी तरह से जंग छिड़ सकती थी। यूनाइटेड स्टेट्स, जो उस समय अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के खिलाफ पाकिस्तान पर एक सहयोगी के रूप में बहुत डिपेंडेंट था, ने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी भी ऐसे मिलिट्री एक्शन का कड़ा विरोध करेगा जिससे यह प्लान इफेक्टिवली वीटो हो गया। एक और तरह का जोखिम भरा जुआ इंडस्ट्रियल सबोटेज के अटेम्प्ट्स में शामिल था। इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करने के बजाय कुछ एफर्ट्स प्रोग्राम को अंदर से डिस्टर्ब करने पर फोकस थे। इसमें पाकिस्तान जो इक्विपमेंट इंटरनेशनल सप्लायर्स से ले रहा था, उसे सीक्रेटली सबोटेज करने की कोशिश करना शामिल था। उदाहरण के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसियां स्पेशलाइज्ड स्टील या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की शिपमेंट को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर सकती थी और पाकिस्तान पहुंचने से पहले उन्हें धीरे से डैमेज कर सकती थी। आइडिया यह था कि ये खराब पार्ट्स सोफिस्टिकेटेड सेंट्रीफ्यूज को फेल कर देंगे, जिससे प्रोग्राम महीनों या सालों तक पीछे ऑनगोइंग आ जाएगा। यह एक चालाक लेकिन मुश्किल स्ट्रेटेजी थी।
क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान के पूरे ग्लोबल प्रोक्योरमेंट नेटवर्क के बारे में सटीक इंटेलिजेंस की जरूरत थी, जो बहुत बड़ा और जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड था। ये सबोटेज अटेम्प्ट्स प्रोग्राम की प्रोग्रेस को रोकने में ज्यादातर नाकाम रहे। पाकिस्तान का प्रोक्योरमेंट नेटवर्क, जिसे डोमेक्यू खान ने मास्टरमाइंड किया था, मजबूत और रिडंडेंट था। इसमें यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में दर्जनों फ्रंट कंपनियां, कटआउट्स और इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल किया गया था। अगर एक सप्लाई रूट कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो दूसरा जल्दी से एस्टेब्लिश किया जा सकता था। इसके अलावा पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स क्वालिटी कंट्रोल में माहिर हो गए। सभी आने वाले कंपोनेंट्स की बारीकी से टेस्टिंग करते थे। उन्हें सबोटेज की पॉसिबिलिटी के बारे में पता था और उन्होंने बहुत सावधानियां बरती। हालांकि कुछ खराब इक्विपमेंट शायद निकल गए होंगे, लेकिन यह बॉम्ब बनाने के लिए दृढ़, अच्छी तरह से फंडेड और शानदार ढंग से ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट को पटरी से उतारने के लिए काफी नहीं था। प्रोग्राम की मोमेंटम इतनी मजबूत साबित हुई कि इन सीक्रेट डिस्टरबेंस से इसे रोका नहीं जा सका। काहूटा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय खुफिया प्रयास अंततः कार्यक्रम को रोकने के अपने प्राथमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे, क्योंकि उन्हें चुनौतियों के एक दुर्जेय सेट का सामना करना पड़ा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बाधा पाकिस्तान द्वारा स्थापित असाधारण प्रति खुफिया स्क्रीन थी। आईएसआई की व्यापक घरेलू निगरानी और संदिग्ध जासूसों का उसका क्रूर पीछा विदेशी एजेंटों के लिए अत्यधिक शत्रुतापूर्ण माहौल बनाता था। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी व्यक्ति की लगातार निगरानी ने विदेशी संचालकों के लिए किसी भी संभावित स्रोत के साथ सुरक्षित दीर्घकालिक संपर्क बनाए रखना लगभग असंभव बना दिया था। कोई भी पाकिस्तानी व नॉलेजिक या अधिकारी जो किसी विदेशी शक्ति के साथ सहयोग करने पर विचार भी करता था, वह जानता था कि वह न केवल अपने करियर बल्कि अपने जीवन और अपने परिवार की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहा है। शायद डर की यह दीवार सबसे प्रभावी बचाव थी। दूसरी बड़ी चुनौती पाकिस्तान के भीतर कार्यक्रम का गहरा राजपॉलिटिक और संस्थागत समर्थन था। यह कोई धोखेबाज ऑपरेशन नहीं था। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता का एक राज्य प्रायोजित प्रोजेक्ट था, जिसे सेना और नागरिक तथा सैन्य दोनों सरकारों के पूर्ण समर्थन प्राप्त था। इस अटूट राष्ट्रीय सहमति का मतलब था कि प्रतिष्ठान के भीतर बहुत कम प्रभावशाली व्यक्ति थे जो वैचारिक रूप से कार्यक्रम के खिलाफ थे और जानकारी लीक करने को तैयार थे। यह परियोजना इमेंस राष्ट्रीय गौरव का स्रोत थी, जिसे देश के सर्वाइवल के लिए आवश्यक माना जाता था। इस देशभक्तिपूर्ण उत्साह ने कार्यक्रम को आंतरिक असंतोष से बचाया, जिससे विदेशी खुफिया एजेंसियों को उन उच्च स्तरीय सोर्सों से वंचित कर दिया गया जिनकी उन्हें भर्ती करने की सबसे सख्त एसेंशियलता थी। काहूटा स्थल की तकनीकी और भौगोलिक प्रकृति ने स्वयं एक और महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की। यह सुविधा एक दूरस्थ, पहाड़ी और अत्यधिक सैन्यकृत क्षेत्र में स्थित थी। प्रवेश को कड़ाई से नियंत्रित किया गया था, जिसमें कई चौकियों और गश्त के कारण किसी भी अनाधिकृत शारीरिक पहुंच को लगभग असंभव बना दिया गया था। जैसा कि फ्रांसीसी राजनयिकों ने पाया, एक तस्वीर के लिए भी पर्याप्त करीब पहुंचना एक खतरनाक काम था। जमीन पर जासूसों के लिए इस भौतिक अलगाव ने पारंपरिक निगरानी, जैसे किसी स्थान पर नजर रखना या किसी लक्ष्य का पीछा करना, को बेहद मुश्किल बना दिया। उपग्रहों से प्राप्त तकनीकी जानकारी केवल इमारतों के बाहरी हिस्से को दिखा सकती थी, जिससे एनरिचमेंट हॉल्स की खिड़की रहित दीवारों के भीतर होने वाली महत्वपूर्ण पेश विधियों के बारे में एक बड़ा खुफिया अंतर रह गया। अंत में भू राजपॉलिटिक वास्तविकताओं ने अक्सर खुफिया प्रयासों को कमजोर किया। 1980 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान की एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में एसेंशियलता थी। इस रणपॉलिटिक साझेदारी का मतलब था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अक्सर काहूटा के बारे में एकत्र की जा रही खुफिया जानकारी को सार्वजनिक रूप से कम करके आंकना या अनदेखा करना पड़ता था। प्रतिबंधों के साथ पाकिस्तान को बहुत अधिक दंडित करने से सोवियत विरोधी अभियान खतरे में पड़ सकता था। इस राजपॉलिटिक एसेंशियलता ने एक विरोधाभासी नीति बनाई, जहां सीआईए को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी करने का काम सौंपा गया था, जबकि व्हाइट हाउस एक साथ उसे अरबों डॉलर की सहायता प्रदान कर रहा था। इस भू राजपॉलिटिक पेशशीलता ने पाकिस्तान को संकेत दिया कि वह सबसे गंभीर परिणामों का सामना किए बिना अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ सकता है, जिससे उसके प्रयासों को और बढ़ावा मिला।
आखिरकार ऑपरेशन काहुटा के नाम से जाने जाने वाले सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया प्रयासों को पाकिस्तान को अपना लक्ष्य हासिल करने से रोकने में विफलता मिली। 28 मई 1998 को भारत द्वारा परमाणु टेस्टों की एक नई सीरीज आयोजित करने के कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चगाई हिल्स में अपने स्वयं के परमाणु डिवाइस का विस्फोट करके जवाब दिया। इस मोमेंट ने काहुटा को लेकर ऑनगोइंग लंबी और सीक्रेट का खुफिया जंग का निश्चित अंत कर दिया। फुसफुसाहटें अब गर्जना बन चुकी थी। पाकिस्तान ऑफिशियली और निर्विवाद रूप से दुनिया के परमाणु क्लब में शामिल हो चुका था। रहस्य को उजागर करने के मिशनों ने अंततः केवल उसी बात की पुष्टि की जिसका कई लोगों को लंबे समय से डर था। जासूसों ने खतरे की सक्सेसफुली पहचान कर ली थी, लेकिन उनकी सरकारें इसके फलित होने से पहले इसे बेअसर करने में असमर्थ या अनिच्छुक रही थीं। पाकिस्तान के प्रोग्राम की सक्सेस का देश के प्रति दुनिया के दृष्टिकोण पर गहरा और परमानेंट इफेक्ट पड़ा। एक ओर यह पाकिस्तान के लिए एक विशाल नेशनल विक्ट्री का मोमेंट था, जिसने दुनिया की प्रमुख पावरों को सक्सेसफुली चैलेंज किया था और जिसे वह अंतिम सुरक्षा गारंटी मानता था, उसे प्राप्त कर लिया था। देश को अब केवल एक आश्रित राज्य या रीजनल प्लेयर के रूप में नहीं देखा जाता था। यह अब एक परमाणु सशस्त्र शक्ति थी जिसे ग्लोबल मंच पर सीरियसली लिया जाना था। इस नई सिचुएशन ने साउथ एशिया में स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन को ड्रामेटिकली बदल दिया। एक प्रकार की परमाणु शांति का निर्माण किया, जहां भारत के साथ फुल स्केल पर पारंपरिक युद्ध का रिस्क आपसी विनाश के खतरे के कारण काफी कम हो गया था। दूसरी ओर पाकिस्तान की सक्सेस ने परमाणु प्रसार के बारे में एक भयावह मैसेज भेजा। इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक डेवलपिंग नेशन दृढ़ लीडरशिप और एक चतुर खरीद स्ट्रैटेजी के साथ अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल को दरकिनार कर सकता है और एक परमाणु शस्त्रागार का निर्माण कर सकता है। इससे यह डर उत्पन्न हुआ कि अन्य देश भी इसी मार्ग का अनुसरण करने का ट्राई कर सकते हैं। AQ खान नेटवर्क परमाणु टेक्नोलॉजी के लिए एक सीक्रेट ग्लोबल बाजार, जिसने लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को सेंट्रीफ्यूज डिजाइन और कंपोनेंट बेचे के बाद के खुलासे ने इन सबसे बुरे फेरों की पुष्टि की। पाकिस्तान अब केवल एक नई परमाणु शक्ति नहीं था, उसे प्रसार का सोर्स भी माना जाता था, जिसने उसकी अंतरराष्ट्रीय रेपुटेशन को सीरियसली नुकसान पहुंचाया और सालों तक जांच और अविश्वास का कारण बना। अंततः ऑपरेशन काहुटा की स्टोरी खुफिया जानकारी की लिमिटेशन और नेशनल इच्छा शक्ति की पावर का एक लेसन है। दुनिया के जासूसों ने खतरे को आते देखा, लेकिन शानदार पाकिस्तानी रिस्पॉन्सी खुफिया, अटूट पॉलिटिकल रेजोल्यूशन और कॉम्प्लेक्स भू राज पॉलिटिक प्राथमिकताओं के कॉम्बिनेशन ने उन्हें इसे रोकने से रोक दिया। दुनिया को एक नई रियलिटी, एक परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान के अनुकूल होना पड़ा। इस नई रियलिटी ने ग्लोबल डिप्लोमेसी को नया रूप दिया, साउथ एशिया में सिक्योरिटी दुविधा को तेज किया और सामरिक स्थिरता और प्रसार चिंता दोनों की एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी छोड़ी, जो आज भी अंतरराष्ट्रीय रिलेशन को इफेक्ट करती है। काहुटा की पहाड़ियों में छिपा रहस्य अंततः उजागर हो गया और दुनिया इससे परमानेंटली बदल गई।